नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि बिग बॉस ने रखी थी अतरंगी सी टास्क, जिसमें कि जो 6 नॉमिनेटेड लोग हैं उनमें से कोई एक बच सकता था। अब कौन किसको बचाए, कौन किसको मतलब पूल में गिराए, ये सब ताना बाना रचा था बिग बॉस ने, जिसमें कि आपने देखा कि जो कंटेस्टेंट हैं वो अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हैं। जैसे कि ईविल ईशा सिंह, उसे ड्रामा क्वीन क्यों बोला हमने, ये आपने कल रात के एपिसोड में देख लिया। वहीं दूसरी तरफ है चुम, जो कि ईशा की ही तरह एक लड़की है, लेकिन कभी भी उसने लड़की कार्ड नहीं खेले, कभी कोई ड्रामा नहीं करा और उसे यानी कि चुम को वीकेंड पर इतना ज़्यादा एप्रिशिएट भी नहीं किया जाता है, जबकि वो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन डिजर्व करती है, स्पेशली टास्क को लेकर के। हाँ, नॉमिनेशन की जब बारी आती है तब वो गच्चा खा जाती है, उसकी ट्यूबलाइट नहीं जलती है। बट जब बात आती है फिजिकल टास्क की, तो भाई चुम जो है वो रजत को भी मतलब पछाड़ डालती है। और रजत जो कि बड़ा मतलब एथलीट बना फिरता है, 14 मेडल, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जब हार जाता है तो ग्रेसफुली हार स्वीकार करने के बजाय अतरंगी एक्सक्यूजेज, अरे मेरे पैर में लग गई थी, मेरे पैर में लग गई थी, शिट यार मेरे पैर में लग गई थी। मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो एक लड़की से हार कैसे गया, और खासतौर पर वो लड़की जैसे कि कल यानी एक दिन पहले के एपिसोड में वो अनफेयर तरीके से उसका बाउल गिरा करके कहीं ना कहीं उसे टास्क से बाहर कर देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितनी जल्दी मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में कर्मा का एक साइकिल कंप्लीट होता है। जिस चुम को तुमने अनफेयर तरीके से वो टाइम गॉड वाली टास्क में बाहर कर दिया था, वही चुम जो है वो तुम्हें एक नहीं 2-3 बार राउंड में हरा देती है, दौड़ करके जाती है और बार बार करण को सेव कर लेती है। चुम जो है उसने कल रात के एपिसोड में डंके की चोट पर एक चीज एस्टेब्लिश कर दी है कि जब बात आती है फिजिकल टास्क की, तो वो ना सिर्फ सारी फीमेल कंटेस्टेंट बल्कि रजत जैसे सो कॉल्ड बॉडी बिल्डर वेट लिफ्टर को भी पानी पिला सकती है। जबरदस्त तरीके से कल चुम ने अपना दम दिखाया। वहीं ईशा ईविल सिंह, भाई साहब वो तो नेक्स्ट लेवल की ड्रामा क्वीन है। और ये जो ड्रामा क्वीन का जो ड्रामा है, इसको मैंने सिलसिलेवार तरीके से मतलब पहले स्लो मोशन में कैप्चर करा। स्पेशली उस राउंड की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर विवियन का फोटो इसे लेकर के आना था। और आपके सामने जो सीक्वेंस है पिक्चर्स के माध्यम से मैं रख रहा हूं, आप खुद देखें कि चुम और रजत हैं, फिर तीसरे नंबर पर ये ईशा रहती है। और ईशा पता नहीं क्यों उसको क्या काटता है, कौन सा कीड़ा काटता है कि वो रुक जाती है, पलट करके देखती है, सारा से पूछती है कि बग्गा का आपके पास है क्या। और ये ईशा जो कि रेस शुरू होती है नंबर 3 पर थी, कैसे ये नंबर चौथे और पांचवें पर पहुंच जाती है। इनफैक्ट उसके बाद में भागने वाली ये जो यामिनी है, वो भी उससे पहले फोटो पकड़ा देती है अविनाश को। तो आप देखें फिर उसके बाद ईशा ने क्या नेक्स्ट लेवल का ड्रामा करा है कि यार मैंने मतलब दे दिया था, नहीं दिया था, नहीं तूने नहीं लिया था, मैं आ चुकी थी पहले, मैं आ चुकी थी पहले। भाई क्लियर नौटंकी थी। और ये नौटंकी क्यों है? ये नौटंकी इसलिए है चूंकि फराह खान आकर के बोल चुकी हैं कि पूरा जो शो है वो करणवीर मेरा शो बन चुका है। तो लाडला विवियन कहाँ है भाई साहब? उसको भी तो फुटेज और अटेंशन वगैरह तो सोशल मीडिया पर उसकी जो टीम है वो ट्रेंड करती है कि गिव मोर स्क्रीन टाइम टू विविन डिसेना। अब चूंकि ये जो लाडला विविन है ये खुद से तो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो फिर क्या किया जाए भाई? इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए अविनाश और ईशा को काम पर लगा दिया गया। आई एम श्योर कि मेरे साथ साथ आपने भी अच्छे से देख लिया होगा कि ईशा सिंह जो कि नंबर 3 पर थी, कैसे वो रुकती है, सारा को आगे जाने देती है, फिर यामिनी भी उसे टल्ला मार करके आगे निकल जाती है। ईशा चाहती तो आ सकती थी ना आगे, लेकिन नहीं, वो पर्पसली डिले करती है फोटो वगैरह पकड़ाना, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल का विक्टिम कार्ड खेलती है, वुमन कार्ड खेलती है, और कुछ और नहीं मिला। तो जब यामिनी इसको रोक लेती है, वो आई थिंक थर्ड राउंड था या फोर्थ राउंड था जिसमें वो ईडन बाहर होती है, ईडन बाहर हुई है भाई साहब, ईडन का फोटो लेकर के आना चाहता था ये रजत दलाल, और ये रजत दलाल इसको भी इंस्टेंट कर्मा मिला है। एक दिन पहले अनफेयर तरीके से इसने चुम को बाहर कर दिया था, अब वही कर्मा का थप्पड़ इसके रजत के ऊपर पड़ा। तो अरे यार किसी और की वजह से किसी और को क्यों बाहर कर रहे हो? करण ने अच्छा जवाब दिया था, जब कल तूने ये चाहत की वजह से या श्रुतिका की वजह से चुम को बाहर कर दिया था तब सही था। मतलब जब तुम करो तो सही और तुम्हारे साथ वो चीज हो जाए तो सडनली गलत हो जाता है। तो ये जो कर्मा का जो सर्कल कंप्लीट हुआ है रजत के मैटर में, भाई ये तो जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हुआ है। मुझे लग रहा है कि कर्मा के रडार पर कल सिर्फ रजत दलाल ही था, पहले चुम और फिर बाद में जिस अनफेयर तरीके से ये मतलब ईडन वाला जो राउंड था वहां पर यामिनी कल्पित थी, जिसने कि पहले तो ईशा को होल्ड करके मतलब पकड़ने की कोशिश करी, फिर दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। तो भाई अनफेयर तरीके से तुम कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो चीजें तुम पर बैकफायर कर गई, तो ये अनफेयर है। और ये ईडन गार्डन की जो रोज है भाई, पहले तो आप देख लीजिए जिस तरह के कपड़े पहन करके आई थी और जिस तरह से मेकअप ओढ़ करके बैठ जाती है, लगती बड़ी भोली है, बड़ी मासूम है, लेकिन जब ये गर्दुल्ली मुंह खोलना शुरू करती है तो भाई साहब
प्योर ग्रैंड रोड मटेरियल लगती है। खैर ये सारी बातें तो एपिसोड के काफ़ी आखिरी वाले हिस्से में आती हैं। हम चलते हैं वापस से एपिसोड की शुरुआत के ऊपर। तो हम देखते हैं कि एंथम वगैरह शुरू हो, उसके पहले करण शुरू हो जाता है और करण तो वैसे भी सारे घर वालों से पहले ही उड़ जाता है। अब करण जो है वो अविनाश के प्रति कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रहा है कि अविनाश बहुत अच्छा जा रहा है, फेयर था, सही कर रहा है, एंड ही सीइंग एल्डर ब्रदर इन मी। अरे भाई साहब करण, तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे पीठ पीछे एक अलग ही गेम खेल रहा है। ऑल्दो कल के एपिसोड में अविनाश वाकई में बहुत अच्छा गया है। चाहे वो जब टास्क में संचालक बना था तब भी वो काफ़ी फेयर ही था, और जिस तरह से वो यामिनी को समझाने की कोशिश करता है, जब यामिनी बोलती है कि आप तो वही करोगे जो ईशा बोलेगी, तो अविनाश वहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझाता है कि ईशा तो एनीवे नंबर 2 या नंबर 3 पर ही थी, वो नंबर 1 पर तो नहीं आ पा। अविनाश जो है वो यामिनी को काफ़ी अच्छे से रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि मैडम ये आपके ब्लंडर थे, ना आप ईशा को होल्ड करती, ना उसका रास्ता ब्लॉक करती, ना दरवाज़ा बंद करती, ना ही आपके ब्लंडर की वजह से इसको ईडन गार्डन के उसको बाहर होना पड़ता। लेकिन यामिनी तो यामिनी है, वो तो इस एपिसोड की शुरुआत से ही अविनाश के पीछे पड़ गई थी। वो कुछ पराठे और घी का मुद्दा था, वहाँ पर ये खामखा का कलेश करती है। फिर बाहर जाकर के इनकी जो नई एक समीकरण वाली जो गैंग बन चुकी है, वहाँ पर ये बग्गा के बारे में भी बात करती है सारा कि बग्गा को नॉमिनेट करूँगी, बग्गा का बहुत हो गया। कुछ बर्तन वगैरह, मतलब आपस में ये बर्तन जो है खटकने लग गए हैं। इसी दौरान आप देखते हैं कि कशिश और चाहत के बीच में एक अलग ही अपशब्दों का एक बैटल शुरू होता है, वर्ड वॉर शुरू हो जाता है। असभ्य घर की से लेकर के तू गटर की पैदाइश तक, और ये बिल्कुल वैसे ही एक ड्रामा था जो आपने पिछले वीक देखा था चार्ट वर्ड के ऊपर, वो सब कॉलर पकड़म पकड़ाई हो जाती है। हालांकि यहाँ पर सारा अरफिन खान, जिन्हें पिछले वीकेंड का बार में फराह खान ने काफ़ी क्लिप दिखाई थी, उन्हें रियलाइज़ होता है कि कशिश ने बहुत बिलो द बेल्ट वाली बात कर दी है। बट कशिश जो कि स्प्लिट्सविला में ऑलरेडी माँ बहन की गालियाँ दे करके आई है, वो सिरे से नकार देती कि मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगी, पैदाइश गटर की पैदाइश ये वो। चार बोलती कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये कलेशपंती चलती रहती है, बीच बीच में करण चुम, कंबल में दंगल, नोटीपंती चल रही है इनकी। ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद बिग बॉस सीधा टास्क अनाउंस कर देते हैं। अब ये जो टास्क रखी थी बिग बॉस ने, ये मुझे लग रहा है कि पब्लिक को कह करके बेवकूफ़ बनाने की निंजा टेक्निक थी और विवियन को सिंपैथी दिलाने की एक स्क्रिप्ट थी। क्योंकि जिस तरीके से ये टास्क गई है, इसमें ज़्यादातर लोग जो कि नॉमिनेशन में हैं, बग्गा को और दिग्विजय को और ईडन को छोड़ दें तो भाई चाहत, विवियन और ये करण, ये तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये तो भाई टीवी बिरादरी के लोग हैं, भर भर के इनकी एमजी है। और जैसे कि विवियन ऑलरेडी, मतलब उसके चेहरे पर लिखा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो नॉमिनेशन में आए ना आए। तो कहीं न कहीं यहाँ पर बिग बॉस एक अलग ही स्क्रिप्ट रचने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था, और इस स्क्रिप्ट को कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करने का काम ईशा ईविल सिंह कर रही थी। जिस फुर्ती के साथ वो, मतलब किसको, दिग्विजय को आउट करती है। भाई दिग्विजय के लिए तो वो फट से भाग करके आ जाती है, लेकिन विवियन के टाइम पर वो पहले सारा को आगे जाने देती है, यामिनी को आगे जाने देती है, खुद बाद में आती, फिर मैं पहले आई थी बट अविनाश मेरा हाथ पहले था, नहीं मेरा फोटो आगे था। ये भर भर के ड्रामा कर रही थी, एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही थी ईशा। और जिस तरह से ये ईशा रो रही थी विवियन के लिए, विवियन तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाला है। विवियन तो खुद बोल चुका है ना शिल्पा से कि मैं अभी भी ऐसा हूँ और 105वें दिन भी आपको ऐसे ही मिलने वाला हूँ। ना विवियन जाने वाला है, ना करणवीर जाने वाला है। अब करण को सेव भले ही कर लिया है चुम ने, उसके एफर्ट को हम एप्रिशिएट करते हैं, बट कहीं न कहीं करण को भी पता था कि भाई वो कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि पूरा जो शो है वो करणवीर मेरा शो बन चुका है। लेकिन आपने देखा कि नॉमिनेशन से बचने के लिए कैसे नेक्स्ट लेवल की लोग नौटंकी करते हैं, और इसी नौटंकी में आपने देखा कि करण के चेहरे पर एक चोट भी लग गई। जबकि देखा जाए तो इस टास्क में करण को तो आना ही नहीं था, लेकिन चुम आगे निकल जाए और शिल्पा शिरोडकर और श्रुतिका आगे निकल जाए, इसलिए करण जबरदस्ती में आता है, आ बैल मुझे मार वाला फंडा लेकर के रजत को पकड़ने की कोशिश करता है। इस चक्कर में उसका जो चश्मा वगैरह था उससे कुछ खरोंच लगती है, या कुछ साइड की जो रहती हैं डंडियां वगैरह वो उसके चेहरे में घुस गई, तो उसको इंजरी हो गई। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रजत को गलत बोले, हो क्या सकता है यार, एक्चुअली में हो भी रहा है। बट मेरा मानना है कि रजत यहाँ पर गलत नहीं था, क्योंकि इस टास्क में जो लोग नॉमिनेटेड हैं उन्हें यहाँ पर नहीं आना है। उन्हें मतलब चुगली के माध्यम से दूसरों को कन्विंस करना है कि भाई मेरी फोटो आप सबसे मतलब पहले लेकर के जाओ, सो दैट मैं बच जाऊं, और जिसको आप मतलब नहीं बचाना चाहते हो उसकी फोटो आप होल्ड करके बैठ जाओ, एंड में ले जाओ, जैसे कि चाहत को सबसे पहले ये आउट कर देते हैं। कहानी का सार ये है कि ये जो टास्क थी इसमें केवी को आने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं थी। केवी जबरदस्ती में आ बैल मुझे मार वाला फंडा लेकर के आ रहा था, और जिस तरह से हम प्रोमो देख रहे हैं और हमने कल भी देखा कि केवी, मतलब वो जो कहावत है ना कि गरजने वाले बरसते नहीं है, केवी एवं में गरज रहा है कि मैं फाड़ दूंगा, सिर फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, अब किसी को जाने नहीं दूंगा। जबकि आपने भी देख लिया कि केवी ने जो बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा, अब खेल के दिखाओ, अब खेल के दिखाओ, क्या कर लिया है यार। मतलब ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम बड़ा पाव खाने चले गए। तो कहीं ना कहीं केवी मुझे तो कल बहुत ही ज्यादा मतलब बकवास लगा है, क्योंकि
क्योंकि उसे तो अव्वल उस टास्क में आने की ज़रूरत थी नहीं और आप आ रहे हो बार-बार। इससे पता चलता है कि आपको भरोसा नहीं है चुम के ऊपर या फिर शिल्पा के ऊपर या श्रुतिका के ऊपर। उन्हें भी तो अपना दम दिखाने का मौका दो, लेकिन नहीं, आप ज़बरदस्ती में आए, फिर इंजरी हो गई। हालाँकि बाद में चुम बोलती भी कि तुमको नहीं आना था, तुमको नहीं आना था। तो ये सब चीज़ें ना मुझे कल करण की बहुत ही बचकानी और बेहुदा टाइप की लगी हैं। अच्छा, ये जो नौटंकी रची थी बिग बॉस ने, इससे नॉमिनेशन में कौन है, कौन नहीं, कौन सेव, कौन बचा, कौन जा रहा है, इस पर इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन घर के जो रिश्ते हैं, जो डायनामिक्स हैं, जो समीकरण हैं, जैसे कि करण और दिग्विजय, ये काफ़ी क्लोज़ थे। लेकिन इस टास्क में आपने देखा कि दिग्विजय के लिए कोई ख़ास एफर्ट ले नहीं रहा था। जब से अविनाश मिश्रा टाइम गॉड बना है, वो मेक श्योर कर रहा है कि वो करण को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना ले। करण को वाइस टाइम गॉड बना दिया उसने। करण का जब फ़ोटो आता तब बोलता है कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, थैंक गॉड करण आ गया। तो कहीं न कहीं वो करण के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है, जिससे कि दिग्विजय के गुर्दे छिल रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय से कल अविनाश का पंगा भी होता है, कुछ गाली-गलौच वगैरह दी जाती है, अपशब्दों का आदान-प्रदान होता है। तो दिग्विजय वो रजत वाली लाइन बोलता है कि बाहर मेरे को ऐसा बोल के बताइयो, मैं तेरे को बताऊँगा। अब अविनाश की वजह से जिस तरह से करण और दिग्विजय के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो चुकी है, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिला है और वो सब ट्विस्ट इस पर्टिकुलर टास्क की वजह से ही हमें देखने को मिले हैं। यही एक इम्पैक्ट वाली चीज़ थी, अदरवाइज़ तो इस टास्क का मुझे नहीं लग रहा कि कोई और दूसरा इम्पैक्ट पड़ा है। अब आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में? चुम का ज़बरदस्त धाकड़ अंदाज़ वर्सेस इविल ईशा की वो ड्रामापंती रोना-धोना और अविनाश का संचालन आपको कैसा लगा? इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। रजत को जो इंस्टेंट कर्मा का थप्पड़ पड़ा है, इसके बारे में भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।